धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 2-3 दिन से लगातार मीडिया बता रहा था, दिखा रहा था, या उससे बतवाया जा रहा था या दिखवाया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी कानपुर में एक बड़ी रैली करेंगे और उसमें ऐलान करेंगे अपने गठबंधन का। 100 सीटों पर वो खुद लड़ेंगे और इसके अलावा 4 से 5 पार्टियां जो उनके गठबंधन में शामिल होंगी उनको 303 सीटें दी जाएंगी लड़ने के लिए। तो हमारी नजर भी असदुद्दीन ओवैसी की इस रैली पर थी। हमने भी रैली के अंदर उनका ओजस्वी यशस्वी भाषण जो वो हमेशा देते हैं, बड़ा इनकलाबी भाषण देते हैं, वो भाषण हमने भी सुना। उस भाषण से हमने कुछ चीजें निकाली हैं, वो आपके सामने रखूंगा कि वो गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं, उनका गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने संबोधन के शुरुआत में भी गठबंधन के बारे में कुछ कहा और संबोधन के आखिर में भी गठबंधन को लेकर उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा आगे आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये कि आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी लगता है अपने ही मुंह से बोले गए आंकड़ों में फंस गए हैं और ये उनके लिए आने वाले समय में या अभी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। जो बात उन्होंने कही है, क्या वो बात कही है और कौन सा ऐसा आंकड़ा है, वो आपके सामने खबर के दूसरे हिस्से में रखूंगा। लेकिन खबर के पहले हिस्से में देख लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन को लेकर कहा कि अभी उनकी बात चल रही है और उन्होंने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को इस बात के लिए इजाजत दे दी है कि भाई वो गठबंधन कर सकते हैं। शुरू में जो उन्होंने संबोधन दिया वो सुन लीजिए, फिर आखिर में जो उन्होंने संबोधन दिया गठबंधन को लेकर वो आपके सामने रखूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम ने मुझसे कबल सैयद आसिफ खार, वारिस पठान और जनाब शौकत साहब के बसीरत अफरोज खिताबात को सुना। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपको अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर इंशाअल्लाह ताला इस इंतखाबात में हिस्सा भी लेगी और जैसा कि हमारे सदर जनाब शौकत साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 100 असेंबली सीट पर चुनाव या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है और मैं जनाब शौकत साहब को इस बात की इजाजत देता हूं कि वो मुख्तलिफ जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन तमाम से बात करें। और मैंने पहले ही जमात ने इस बात का फैसला ले लिया था कि अगर कोई हमसे अलायंस या इत्तेहाद या गठबंधन करने के लिए तैयार है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे भी खुले हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि मजलिस के साथ कौन सी सियासी पार्टी आएगी या नहीं आएगी, मगर ये बात तयशुदा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलेक्शन में लड़ेगी। और जो मजलिस के मुखालिफिन ये समझ रहे हैं कि मजलिस का मौक़िफ़ 5 साल पहले जैसा था वैसा है, तो मैं इन मुखालिफिन मजलिस को बताना चाहूंगा कि 5 साल एक लंबा अरसा होता है एक सियासी पार्टी की जिंदगी में। हमारी जिम्मेदारों ने उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया, जमीनी सतह पर संगठन को मजबूत किया और पहले से ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में ताकतवर मौक़िफ़ रखती है। और ये नजर आ जाएगा जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आएगी, इन तमाम लोगों को जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा। सुन लिया आपने, ये शुरू का संबोधन है। बाद में उन्होंने अपना वही जो है जज्बाती भाषण करते हुए साफ किया, फिर आखिर में एक बार कि गठबंधन हो या ना हो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, वो भी सुन लीजिए। कोई अलायंस करे या ना करे मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं
दीवाना हूं, मैं मन चलाऊं, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। ये हुआ खबर का पहला हिस्सा, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने साफ करने की कोशिश की कि उनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तब भी वो चुनाव लड़ेंगे। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से में, बात कर लेते हैं उसकी कि कौन सी चीज है वो या कौन सी बात है वो जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अपने ही आंकड़ों की बाजीगरी में असदुद्दीन ओवैसी फंस गए हैं या फंस सकते हैं। कानपुर में अपने लंबे चौड़े भाषण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव, मायावती यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ गए थे। मुसलमानों ने 75% वोट दिया। कितने फीसद? ध्यान से सुनिएगा। मुसलमानों ने 75% वोट दिया, फिर भी वो लोग मोदी को नहीं हरा पाए, फिर भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई और मायावती की बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों तक आ पाई। सुन लीजिए पहले, फिर बताता हूं कि क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ आप? ये कौन सी सोच है आपकी कि मजलिस इलेक्शन लड़ती है तो कहा जाता है मजलिस के ताल्लुक से कि वोट काटने आए? क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस लड़ी? अखिलेश और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस किया। 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के वोट दिया, तब भी समाजवादी और बहुजन सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल कर सके। कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, क्या असदुद्दीन ओवैसी वहां पर गया? नहीं गया। तो फिर किस बुनियाद पर? और ये दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए दल्लालों से कह रहा हूं, दल्लो याद रखो, मजलिस लड़ी, अखिलेश और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस किया। 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के वोट दिया, तब भी समाजवादी और बहुजन सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल कर सके। कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, क्या असदुद्दीन ओवैसी वहां पर गया? नहीं गया। तो फिर किस बुनियाद पर? और ये दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए दल्लालों से कह रहा हूं, दल्लो याद रखो, जो तुम बार बार मुस्लिम वोट कहां जाएगा, मुस्लिम वोट कहां जाएगा, तुम कभी ने प्रोग्राम किया कि हिंदू वोट क्यों जा रहा है बीजेपी को? तुमने कभी पूछा कि यादव क्यों वोट डाल रहा है बीजेपी को? तुमने कभी कहा कि ठाकुर क्यों डाल रहा है, ब्राह्मण क्यों डाल रहा है, बनिया क्यों डाल रहा है, पासी क्यों डाल रहा है, वाल्मीकि क्यों डाल रहा है, जीवर क्यों डाल रहा है, जाट क्यों डाल रहा है? मगर इन तमाम को फिक्र मुसलमान कहां जाएगा? क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या आप कैदी हैं इन लोगों के? क्या अल्लाह ने आपको सोचने का सलीका नहीं दिया? क्या आप अपना फैसला नहीं कर सकते? तो फिर करिए फैसला अपना, खुल कर करिए अपना फैसला। डर कर मत करो मेरे भाई, डर डर कर कितनी जिंदगी गुजारोगे? मौत एक मर्तबा आएगी जरूर, एक मर्तबा मौत आएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मगर जो जिंदा रहना चाहता है, मैं उनसे कह रहा हूं, तुमको जिंदा रहना है, 1 लाख मर्तबा से ज्यादा जिंदा रहना है। मौत आएगी जरूर, मगर क्या तुम सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी का। अब जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा और कागज कलम पेन लेके गुना भाग करने की कोशिश कीजिएगा। बार बार जहां भी अपना संबोधन करते हैं असदुद्दीन ओवैसी ये दिखाने बताने की कोशिश करते हैं, लोगों को कहते हैं कि गयूर नौजवानों जाग जाओ, 19% मुसलमानों का वोट है उत्तर प्रदेश के अंदर और उन्होंने अपने गौरव की लड़ाई लड़नी है। अब सोचिए, अगर 19% में से 75% वोट
टोटल उत्तर प्रदेश की आबादी अगर हम जोड़ लें 25 करोड़, 25 करोड़ में से 19% मुसलमान हैं, तो करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी होगी। उसमें से 75% जो भी उनका वोट बनता है वो उन्होंने दिया। अब वो वोट जो है वो किस पे गया? समाजवादी पार्टी पे, जो अपने पास पहले से यादव का एक वोट रखती है। वो कह रहे हैं कि उसमें से वोट गया बहुजन समाज पार्टी के पास, जो अपने पास पहले से दलित समाज का वोट रखती है। यानी कि मुसलमानों का 75% वोट हासिल करने के बाद वो पार्टियां जिनके पास पहले से अपना एक बेस वोट है, हिंदुओं का, यादवों का, दलितों का, वो पार्टियां नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाई। अब ऐसे में सवाल यहां ये पैदा होता है, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या अकेले मुसलमानों के 19% वोट के आधार पर नरेंद्र मोदी को, भाजपा को हराने निकले हैं? और क्या ये आंकड़ा देकर वो खुद फंस गए हैं, या आने वाले समय में उनका यही आंकड़ा उनके लिए एक मुसीबत बन जाएगा? ये आप लोग तय कीजिएगा। हमारा काम है तमाम चीज़ें आपके सामने रखने का। हम जानते हैं बहुत सारे लोग भक्त हैं उनके, उनको बातें हमारी अच्छी नहीं लगती हैं, ये हमेशा की आदत है, क्योंकि मुसलमानों को जज्बाती तकरीर चाहिए। एक ज़माना था, एक आवाज़ गूंजती थी दिल्ली की जामा मस्जिद से, आज कहाँ गई वो आवाज़? सोचिएगा। एक ज़माना था उबैदुल्लाह आज़मी, एक आवाज़ गूंजा करती थी पूरे देश के अंदर, वो आवाज़ आज कहाँ चली गई? बहुत सारे लोग जो है न जाने क्या क्या बन के पैदा हो गए थे, आशिक रसूल और ये और वो, न जाने वो लोग अब कहाँ चले गए। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है। पत्रकारिता में भी अगर आप आएंगे, नाम हुआ करता था शाही सिद्दीकी का, नई दुनिया ग्लोसी पेपर पे छापते थे। 25-30 साल पहले भी 10 रुपए का उनका अखबार बिका करता था। हर हफ्ते बस यही छपता था कि सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का तैयारा मार गिरा। आज कहाँ गया वो अखबार और कहाँ है वो शाही सिद्दीकी? राजनीतिक पार्टियों में घूम रहे हैं जगह जगह। इसके अलावा आप अजीज बर्नी को देख सकते हैं, बड़ी जो है इनकलाबी उनकी पत्रकारिता हुआ करती थी। आज कहाँ गई वो पत्रकारिता? राष्ट्रीय सहारा से बाहर हुए तो अपनी पत्रकारिता की दुकान भी उनकी बंद हो गई है। गौर कीजिएगा, सिर्फ जज्बाती बातें नहीं थी। और आजकल देख लीजिए, हाल फिलहाल में इमरान प्रतापगढ़ी नाम का एक शख्स पैदा हो गया, शायर बन गया, जज्बाती शायरी की, नरेंद्र मोदी को मनहूस बताया, खुद करोड़पति हो गया। और उसे पता है कि अगर जल्दी उन्हें कहीं कुछ नहीं किया राजनीतिक तौर पे तो उसकी अपनी इमेज खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने शायरी को दरकिनार किया। पहले अपनी पैठ जमाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी में, वहां उसकी दाल नहीं गली। फिर गया आम आदमी पार्टी की तरफ टिकरी, वहां दाल नहीं गली। कांग्रेस आजकल आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में वो तो बेसहारा हो चुकी है, तो उसने इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया अल्पसंख्यक मोर्चे का। इसे पता है कि जब एक पार्टी का तू राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाएगा तो कल को दूसरी पार्टी जो है, भाई समाजवादी पार्टी कल को सत्ता में ही आ जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो के प्रतापगढ़ी जी हमारे यहाँ आ जाओ, आपको लोग तो सुनने आ गई हैं, नरेंद्र मोदी को मनहूस तो आप बता ही दो हो। तो जज्बाती बातें कर करके क्या निकलता है कुछ हल, इस पे भी कभी गौर करना चाहिए, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त आज की नहीं है। क्या वाकई में लोग कुछ कंक्रीट वर्क कर रहे हैं मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, या सिर्फ जज्बाती बातें कर रहे हैं? वो आप सोचिएगा। हाँ, अब बने रहिएगा पर धाकड़ खबर के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग धमकी देने लग जाते हैं, ओवैसी के बारे में ऐसे बोला तो चैनल छोड़ के भाग जाएंगे। तो भैया जो भागेंगे उन्हें रोक कौन पाएगा? फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।